वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का जो फरवरी माह में अभी पेश किया गया है और इसको हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस वीडियो में मैंने कराया है। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, एक एक फैक्ट मैं आपको समझा रही हूँ और मेरे साथ ही याद करते चलिए। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी 2024 वाला जो कि 17 मार्च को है, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगले जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं इस साल में उन सभी के लिए यही बजट प्रिपेयर करना है, इसलिए अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के बजट के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं एक एक करके बताती जाऊँगी। आप चाहे तो नोट डाउन करेंगे या फिर इस वीडियो को आप बार बार 2-4 बार तो रिपीट करके देख लीजिएगा, तभी याद होगा। एक बार में याद कर पाना मुश्किल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश बजट है ये 2024-25 का बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा पेश किया गया। अभी जो बीजेपी सरकार है इसका 8वां बजट है। कौन सा है? 8वां बजट है। और जो वित्त मंत्री हैं, पहले तो याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन हैं। वो हैं सुरेश खन्ना जी। और इनका कौन सा बजट है? इनका है ये 5वां बजट। तो बीजेपी गवर्नमेंट का 8वां बजट और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का है ये 5वां बजट। इतना याद हो गया। अब देखिए, जो बजट है 2024-25 का, ये उत्तर प्रदेश में अब तक पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा बजट है। हर बार ही बजट सबसे बड़ा हो जाता है, तो आपको ये तो याद ही रखना है कि इस बार का भी बजट सबसे बड़ा बजट है। अब इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट ये पेश किया गया, इसमें जो प्राचीन कालखंड है राम राज्य, इसकी परिकल्पना ले ली गई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदन में उनके द्वारा ये जो प्रस्तुत किया जा रहा है ये बजट पेपरलेस बजट है और नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा। ये फैक्ट आपको याद कर लेना, यहाँ से कथन के रूप में प्रश्न बन सकते हैं। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश का कर राजस्व अर्थात यहाँ पर देखिए टैक्स रेवेन्यू कितना है। तो उत्तर प्रदेश का टैक्स रेवेन्यू अर्थात कर राजस्व है 4,88,902 करोड़ रुपए। कितना है? 4,88,902 करोड़ रुपए, जिसमें कि आप देखेंगे राज्य का कर कितना है? 2,70,086 करोड़। और उसके साथ साथ केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है वो कितना है? 2,18,886 करोड़। तो मैंने कितना बताया, फिर से एक बार देख लीजिए। टैक्स रेवेन्यू यूपी का है 4,88,902 करोड़, जिसमें कि स्टेट टैक्स कितना है? 2,70,086 करोड़। और स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्स में वो कितना है? 2,18,886 करोड़। इतना याद हो गया। अब देखिए, जो यूपी का बजट है इसका आकार देखिए अब कितना है। ये है 7.36 लाख करोड़। एग्जैक्ट वैल्यू याद कर लीजिए, 7.36 लाख करोड़ का ये बजट है। पिछले वर्ष जो 2023-24 का बजट रहा उससे कितनी वृद्धि हुई है? वो हुई है 6.7% की वृद्धि। कितनी? 6.7% की वृद्धि हुई है इस बजट में। अब यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि कुल व्यय कितना है, अर्थात टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो जितना बजट है 7.36 लाख करोड़ का, उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। तो याद कर लीजिए 7.36 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, अर्थात राजस्व व्यय कितना होगा? 5.33 लाख करोड़ रुपए का। कितना? 5.33 लाख करोड़ का। जिसमें कि पूंजीगत व्यय अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 2.04 लाख करोड़। 2.04 लाख करोड़। इतना याद हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 7.36 लाख करोड़। इसके बाद देखिए, कैपिटल आउटले अर्थात पूंजीगत परिव्यय कितना है? 1.55 लाख करोड़। और पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि कितनी हुई है? 6.19% की। कैपिटल आउटले में कितनी वृद्धि हुई है? 6.19% की। इसमें अब आगे याद रखिए कि टोटल रिसिट्स कितनी है, अर्थात कुल प्राप्तियां कितनी हुई है? वो है 7.21 लाख करोड़ की। कितनी? 7.21 लाख करोड़। जिसमें कि जो रेवेन्यू रिसिट्स हैं अर्थात राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 6.07 लाख करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है? कैपिटल रिसिट्स कितनी है? 1.14 लाख करोड़। याद हो जाएगा। और राज्य की जो अपनी कर प्राप्तियां हैं वो कितनी हैं? वो 2.70 लाख करोड़ है। खुद का स्टेट का भी तो टैक्स रेवेन्यू है ना, वो कितना है? 2.70 लाख करोड़। याद रहेगा। अब याद ये कर लीजिए, जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू है अर्थात कर राजस्व है, उसमें जो 56% का अंशदान है वो किसका? जीएसटी और वैट का है। तो जीएसटी और वैट को मिला दिया जाएगा तो जो टैक्स रेवेन्यू है स्टेट का उसका 56% कॉन्ट्रीब्यूशन यही करते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य कर कितना है? 2,70,086 करोड़। ठीक है।
जिसमें सबसे ज़्यादा किसका है, जीएसटी का है, फिर राज्य उत्पाद शुल्क है, फिर बिक्री कर है। अर्थात स्टेट का जीएसटी है सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, फिर सेल टैक्स है। अब आगे देखते हैं राजस्व आधिक्य अर्थात रेवेन्यू सरप्लस कितना है। वो है 74,147.07 करोड़ रुपए, अर्थात जीएसडीपी का कितना परसेंट है, 2.97%। एक एक फैक्ट ध्यान से देखिए, आपको बार बार इसको देखना है जिससे याद हो जाए, क्योंकि फैक्ट ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, रेवेन्यू सरप्लस कितना है, 74,147.07 करोड़ रुपए। जीएसडीपी का कितना परसेंट, 2.97%। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, अर्थात राजकोषीय घाटा कितना है, वो है 86,530.51 करोड़ रुपए। तो जीएसडीपी का ये कितना परसेंट है, 3.46%। कितना हो गया फिस्कल डेफिसिट, 86,530.51 करोड़। जीएसडीपी का परसेंट 3.46%। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अर्थात एफआरबीएम की जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5% की सीमा में। अब बात करते हैं स्टेट का ऋण अर्थात डेट कितना है, वो है 8.17 लाख करोड़ रुपए। कितना है, 8.17 लाख करोड़ रुपए। और जीएसडीपी का कितना परसेंट है, 32.7% है। देखिए जो उत्तर प्रदेश बजट है 2024-25 का, इसमें 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि नई योजनाएं कितने की सम्मिलित की गई हैं, 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की। ठीक है, अब याद ये करना है कौन से ऐसे विभाग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं। शीर्ष 3 विभाग देखेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें सबसे पहला विभाग है प्राथमिक शिक्षा, जिसको दिए गए हैं 76,035 करोड़। कितने दिए गए हैं, 76,035 करोड़। दूसरा है ऊर्जा विभाग, ऊर्जा विभाग को कितना दिया गया, 57,071 करोड़। तीसरा है पुलिस विभाग, पुलिस विभाग पर भी देखिए बहुत ज़्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने, 39,516 करोड़। तो तीनों विभाग याद हो गए, कितना आवंटित किया गया ये भी देख लीजिए। शीर्ष 3 योजनाएं भी देखिए जिन्हें सबसे ज़्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं। जैसे पहला है जल जीवन मिशन, इसको कितना आवंटित किया गया, 22,000 करोड़। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान, इसको 21,310 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तीसरा है पेंशन और सामाजिक क्षेत्र, इसको दिए गए हैं 12,620 करोड़। तो देखिए शीर्ष 3 विभाग कौन से, प्राथमिक शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग और पुलिस विभाग। ठीक है, और शीर्ष 3 योजनाएं कौन सी हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें सबसे पहला जल जीवन मिशन, कितने करोड़, 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान और तीसरा है पेंशन सामाजिक क्षेत्र। इतना आपको याद रखना है। देखिए पहले समझिए बजट है क्या। तो बजट क्या, आपके घर में भी तो बजट बनता है। कैसे बनता है, जो आय होती है उसका लेखा जोखा और उसको कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पे खर्च किया जाएगा और कितना पैसा कहाँ पे खर्च होगा, यही तो बजट बनता है ना। अब इसी तरह इस बजट में भी आपको समझना है कि रुपए सबसे पहले आप देखेंगे कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, अर्थात कहाँ पर खर्च होगा। तो सबसे पहली जो टेबल है वो इसी में है, जो रुपया कहाँ से आता है इसको समझना है। तो देखिए जो टेबल दी गई है इसमें सबसे पहले आप देखिए राज्य का जो अपना कर राजस्व कितना है, 37.1% है। फिर देखिए दूसरा है ये जो 12.9% दिया गया है केंद्रीय अनुदान सहायता के लिए है। फिर 30% जो दिया गया है केंद्रीय कर अंतरण है। गैर कर राजस्व कितना है, 3.4% है। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां कितनी है, 15.3% की। ठीक है, और ऋण और अग्रिम की वसूली कितनी है, 0.5% की। और सार्वजनिक लेखा रसीद जो नेट में है वो कितना है, 0.8%। तो ये तो दिया गया टेबल के फॉर्म में, लेकिन आपको शीर्ष 5 स्रोत याद रखने हैं जहाँ से रुपया आता है। तो पहला कौन सा है, राज्य का अपना जो टैक्स रेवेन्यू है, राज्य का अपना कर राजस्व कितना है, 37.1% है। कितना है, फिर से देख लीजिए, 37.1% है। सेकेंड है केंद्रीय कर अंतरण अर्थात सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर, जिससे आता है 30%। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से 15.3% आता है, जिसे पब्लिक डेट रिसीट्स बोलते हैं। और केंद्रीय अनुदान सहायता से 12.9% आता है। और पांचवी जो सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है वो गैर कर राजस्व होती है, 3.4% की। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो राज्य का अपना कर राजस्व है इससे प्राप्ति होती है 37.1% की, केंद्रीय कर अंतरण से 30%, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से 15.3%, केंद्रीय अनुदान सहायता से 12.9% आता है। और गैर कर राजस्व से कितना आता है, 3.4%, अर्थात नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितना आएगा, 3.4%। ये पता चल गया ना रुपया कहाँ से आता है।
अब देखिए रुपया जाता कहाँ है, इसके लिए सबसे पहले टेबल देखिए, फिर मैं बताऊंगी शीर्ष 5 स्रोत जहाँ पर रुपया खर्च होता है। तो सबसे पहले देखिए जो पूंजीगत व्यय है इस पर 21% का एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा है कर्ज अदायगी, इसमें 5.4% का। ऋण और अग्रिम का संवितरण जो है वो 1.3% है। सरकार से जो अनुदान प्राप्ति है उससे 9% जाता है। और वेतन सरकारी जो कर्मचारियों का है उसमें कितना जाता है, 12.8% जाता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन देने में। फिर देखिए वेतन सहायता प्राप्त जो संस्थान के कर्मचारी उनको 11.7% जाता है। पेंशन में जाता है 11.7%, दोनों में सेम है। इसके साथ साथ ब्याज भुगतान में 7.3%, 3.3% जाता है स्थानीय निकायों का अंश वितरण करने में। सब्सिडी में 3.8% जाता है और अन्य व्यय कितना है, 12.7% का। तो ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता दे रही हूँ रुपया कहाँ जाता है, शीर्ष 5 स्रोत देख लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले पूंजीगत व्यय अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाता है 21%, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। फिर दूसरा है सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितना जा रहा था, 12.8% है ना, कितना जा रहा है, 12.8%। जो अदर एक्सपेंडिचर हैं अन्य व्यय हैं उसमें कितना जाता है, 12.7% जा रहा है। वेतन सहायता प्राप्त जो संस्थान के कर्मचारी इनको 11.7 जाता है और जो पेंशन जाती है वो भी 11.7%। तो याद करना थोड़ा सा आसान है। कैसे याद करेंगे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 21%। अब देखिए जो सरकारी कर्मचारियों को वेतन जाएगा 12.8% और लगभग बराबर है जो अदर एक्सपेंडिचर है वो 12.7% का है। वेतन सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारियों को कितना जाएगा, 11.7% और पेंशन का भी कितना जाएगा, 11.7%। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, कहाँ पर रुपया जा रहा है और हमने देखा कहाँ से रुपया आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए, याद करना जरूरी है। इसी तरह आपको पूरे वीडियो को प्रिपेयर कर लेना है। इस बजट में ये भी बताया गया कि विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले याद करिए जो उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, पीएम स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इन सब में प्रथम स्थान पर है। फिर से देख लीजिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इन सब में किस यूपी का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान किस में है, डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, जो राज्य द्वारा किए गए लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। अब देखिए निर्यात तत्पर सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का स्थान है 7वां। कौन सा है स्थान, 7वां। लीड सूचकांक में 2022 की ये रिपोर्ट है, इसमें उत्तर प्रदेश का 6th प्लेस है अर्थात 6वां स्थान है। नेक्स्ट देखिए माल निर्यात में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, ये 2022 की ही रिपोर्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का पहले स्थान था 14th प्लेस अर्थात 14वें स्थान पर था, अब लेकिन दूसरे स्थान पर पहुँच गया है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में अब दूसरा है। क्या है, दूसरा स्थान है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और इसके साथ साथ डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में भी दूसरा स्थान है। पहला किसमें है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इतने में क्या हो गया, प्रथम स्थान है। निर्यात तत्पर सूचकांक में 7th बताया, लीड सूचकांक में 6th है और माल निर्यात में 7th है, याद कर लीजिए। अब एक एक करके देखेंगे विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभाग, इन सभी क्षेत्रों को कितना आवंटन किया गया है। इसके लिए सबसे पहले आप एक टेबल देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इस प्रमुख जो विभाग दिए गए हैं इनको आवंटन कितना किया गया है, करोड़ रुपए में है। तो प्राथमिक शिक्षा को कितना किया गया, 76,035 करोड़ रुपए किया गया है। ऊर्जा विभाग को किया तो प्राथमिक शिक्षा विभाग को किया गया 76,035 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग को 57,071 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग को 39,516 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग को 34,858 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कितना दिया गया है, 27,086 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए 25,698, ग्रामीण विकास के लिए 25,409 करोड़ रुपए, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 25,110 करोड़ रुपए, पंचायती राज के लिए 21,197 करोड़ रुपए और
भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 21,054 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये सारी जो लिस्ट दी गई है ध्यान से इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब देखिए ये तो हो गए प्रमुख विभाग जिनको जितने रुपए आवंटन किए गए हैं वो मैंने बता दिए हैं, लेकिन अलग अलग योजनाएं हैं उनको भी याद रखना है किस योजना को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्व शिक्षा अभियान इसको किया गया है 21,310 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन जिसको सबसे ज़्यादा देखिए आवंटन किया गया है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, 22,000 करोड़ रुपए किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 3,695 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए किया गया है 2,441 करोड़ रुपए। और स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण के लिए है उसमें किया गया है 4,867 करोड़ रुपए। फिर देखिए समेकित बाल विकास योजना के लिए 5,129 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पेंशन के लिए किया गया है 12,620 करोड़ रुपए। मनरेगा में 5,060 करोड़ रुपए। पीएम ग्राम्य सड़क योजना में 3,688 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना देखिए अभी ग्रामीण की बात कर रहे थे, कितना था 2,441 करोड़ रुपए, लेकिन शहरी के लिए किया गया 3,948 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ रुपए अभी हम लोगों ने पढ़े, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है इसके लिए 2,708 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अमृत 2.0 के लिए 4,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये हो गई प्रमुख योजनाएं जिनके लिए कितना आवंटन किया गया है। ये एक टेबल के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार देखते रहिए, वीडियो सुनने के साथ साथ पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। टेबल देख ली, अब इसके साथ साथ और भी फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखते चलिए। जैसे कि वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,020 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है और अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। अब देखिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और स्वच्छ भारत मिशन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामीण के लिए कितना हुआ 4,867 करोड़ 39 लाख रुपए इसकी व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। कन्या सुमंगला योजना इसके लिए 700 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में देखिए कितना किया गया है 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए 11,050 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। एक्सप्रेसवे या एनएच के साथ जो औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है इसके लिए लखनऊ, आगरा एवं पूर्वांचल के लिए 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 964 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में इसकी स्थापना हो रही है और इसके विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब देखिए जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना चल रही है इसके लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में कितना अधिक है 2 गुने से ज़्यादा अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए प्रावधान किए गए 11,000 करोड़, कितना 1,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए, अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का जो लक्ष्य है ये निर्धारित किया गया है और विभिन्न जिलों में खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रुपए 195 करोड़ की घोषणा की गई है। तो ये हो गई विभिन्न प्रकार की योजनाएं, अलग अलग विभाग या फिर क्षेत्र जिनको जितने रुपए का आवंटन किया गया है एक एक करके मैंने बता दिया टेबल के फॉर्म में भी, और आप देख रहे हैं लिस्ट भी दे दी गई है। तो 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट टेबल देखिए जिसमें देखिए 2022-23 के जो वास्तविक आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। जो बजट अनुमान है 2024-25 का, ये सारा जो डेटा है इस टेबल में दिया गया है। अब इस टेबल के माध्यम से समझिए। अब इसमें देखिए जो रेवेन्यू रिसिट्स हैं इसमें टैक्स रेवेन्यू कितना है और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है ये देखना है। तो जो टैक्स रेवेन्यू अर्थात कर राजस्व कितना है 4,88,902.84 करोड़, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये कितना है 1,17,899.56 करोड़।
ठीक है, ये याद करना है। इसके साथ साथ देखिए जो कैपिटल रिसिट्स है वो कितना है, वो है 1,14,531.42 करोड़, ये याद कर लीजिए। देखिए इस टेबल में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी चीज़ें आपको दी गई हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना, वो है कुल व्यय अर्थात टोटल एक्सपेंडिचर, जो अभी मैंने आपको बताया था 7.36 लाख करोड़ है, उसी की टोटल वैल्यू देखिए 7,36,437.71 करोड़, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू सरप्लस कितना है 74,147.07 करोड़। राजकोषीय घाटा अर्थात फिजिकल डेफिसिट कितना है 86,530.51, कितना है 86,530.51। प्रारंभिक घाटा अर्थात प्राइमरी डेफिसिट कितना है 32,818.52। तो ये इतनी टेबल तो किसी हाल में नहीं भूलना है, बिल्कुल रट लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर अर्थात कुल व्यय कितना है तो 7,36,437.71। राजस्व बचत अर्थात रेवेन्यू सरप्लस कितना है 74,147.07। राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कितना है 86,530.51। और प्रारंभिक घाटा या फिर प्राइमरी डेफिसिट कितना है 32,818.52 करोड़ रुपए में दिया गया है। ये टेबल आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब इस टेबल में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा खर्चा होता कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो सैलरी में जाता है। सैलरी अर्थात वेतन में कितना जाता है 1,80,821.57 करोड़ रुपए। आप याद कर सकते हो 180,821 करके, जैसे भी आपको याद करना है, लेकिन तैयार करना पड़ेगा ऐसे ही। अब पेंशन में कितना जाता है 86,487.57 करोड़। इंटरेस्ट में कितना जाता है 53,711.99 करोड़ रुपए। तो ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे होता है, सैलरी में कितना 1,80,821.57 करोड़, ये याद रखिएगा। अब इस टेबल में आपको देखना है राजस्व लेखे की प्राप्तियां दी गई हैं अर्थात रेवेन्यू अकाउंट से रिसिट्स दी गई हैं अलग अलग मदों पर। लेकिन याद क्या करना है, जो इस वर्ष का बजट है 2024-25 का, इसमें राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जो पिछले वर्ष का रहा है 2023-24 का पुनरीक्षित अनुमान, ये कितना था 2,12,731.39 करोड़। अब इसकी तुलना की जाएगी तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 26.96% की वृद्धि होने का अनुमान है। अब ये कितने रुपए का है वो देख लीजिए, 57,354.61 करोड़ रुपए वृद्धि होने का अनुमान है। कितना है परसेंटेज में याद कर लीजिए 26.96%। बाकी देखिए सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, वो आप देख सकते हैं। अब इस टेबल में देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में संकेतक देखेंगे। इसमें विभिन्न मद दी गई हैं। सबसे पहले स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू दिया गया है और स्टेट का ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू दिया गया है। इन दोनों मदों पर देखेंगे तो देखिए 2023-24 का बजट अनुमान दिया गया है और पुनरीक्षित अनुमान दिया गया है, और 2024-25 का बजट अनुमान दे दिया गया है और अगले 3 वर्षों के लिए भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग 2024-25 का बजट अनुमान देखेंगे। इसमें स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू अर्थात राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है 10.8% है। कितना है 10.8%। और राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व अर्थात स्टेट का ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है 1.0% का है। अब देखिए 2023-24 में जो बजट अनुमान था वो कितना था 10.8% का था, लेकिन पुनरीक्षित अनुमान कितना हुआ 9.0% का। अब आगे के 3 साल के लिए आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, 10.7%, 10.7% और 10.7% ही है। इजी है याद करना 2025-26 में, 2026-27 में और 2027-28 के लिए जो अनुमान दिए गए हैं वो भी आप देख लीजिए। अब देखिए स्टेट का ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू अगले 3 सालों के लिए अगर याद करना हो तो 0.9% हो जाएगा 25-26 के लिए, और 26-27 के लिए भी सेम है 0.9%, और 2027-28 के लिए कितना है 0.8% है। अब देखिए 2023-24 का बजट अनुमान कितना था, अगर स्टेट के ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की जाए तो 1.0% बजट अनुमान था, लेकिन पुनरीक्षित अनुमान देखेंगे तो कितना रहा 0.5%। ये इस टेबल में दिया गया है, यही मैंने आपको बताने की कोशिश की और आप आसानी से याद कर सकते हैं। कोई भी डेटा ऐसा नहीं है कि जो याद करने में दिक्कत होगी। तो 10.8% बजट अनुमान रहा स्टेट का जो ओन टैक्स रेवेन्यू है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसका कितना रहा अनुमान 1.0% अनुमान है, ये याद कर लीजिए। अब इसी टेबल में दिया गया है कि केंद्रीय करों में राज्यांश कितना है अर्थात स्टेट का शेयर कितना है सेंट्रल टैक्सेस में, तो 2.1 करोड़ के आसपास है, और स्वयं का कर राजस्व अर्थात ओन टैक्स रेवेन्यू कितना है, अगर रुपए में बात की जाए तो 2.7 करोड़ के आसपास है। अगर टोटल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4.8 करोड़ के आसपास होगा। तो टोटल वैल्यू दी गई है, ये आप देख सकते हैं।
अब अगली टेबल दी गई है जिसमें राज्य की ऋणग्रस्तता देखनी है, अर्थात राज्य का डेट कितना है जीएसडीपी में अगर देखा जाए। अब देखिए सबसे ज़्यादा बाजार ऋण है, कितना है ये देख लीजिए 22.9% है। कितना है 22.9%। अगर रुपए में बात की जाए तो 5,73,265 करोड़ रुपए। कितना है 5,73,265 करोड़ रुपए। अगर कुल ऋण की बात की जाए तो कितना है 32.7%। कितना है फिर से देखिए 32.7%। अगर रुपए में बात की जाए तो कुल ऋण कितना है 81,06,926.02 करोड़। कितना है 81,06,926.02 करोड़। तो ये टोटल कितना डेथ है, ये यूपी का टोटल डेथ है, अर्थात टोटल ऋणग्रस्तता है जीएसडीपी के सापेक्ष में देख रहे हैं। आगे देखिए यही फैक्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि यूपीपीएससी में आ सकता है। ध्यान से देखिए तो टोटल लोन कितना है 81,06,926 करोड़। जो स्टेट का जीएसडीपी है उसका कितना परसेंट है 32.7% है, जो कि यूपी की स्टेट जीएसडीपी का करीब 25 लाख करोड़ है। ये ध्यान रखना है आपको। प्रदेश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी अधिनियम लागू है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी राजस्व जमा कराया जाता है और जीएसटी के अंतर्गत कर की दरों में परिवर्तित करने का जो अधिकार है वो किसको है, जीएसटी काउंसिल को प्रदत्त है। अब देखिए यूपी का जो बजट रहा 2024-25 का, इसमें बजट भाषण से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो एक पास दिए गए हैं। इनसे भी प्रश्न बनते हैं तो पूरा आपको वीडियो देखना ही है, एक एक फैक्ट ध्यान से पढ़ते चलिए मेरे साथ। तो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की जो प्राथमिकता रही वो किसके किसके लिए रही, गरीब, किसान, महिला और युवा है, और यह बजट इन्हीं को समर्पित किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा इस बजट के अनुसार। तो 2025 में राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। कितने करोड़ व्यक्ति, 6 करोड़। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर देखेंगे कितनी रह गई है 2.4% रह गई है, जो कि 2016-17 में कितनी थी 19.2% थी। अब कितनी रह गई है 2.4% रह गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु के बाद यूपी जो है वो सेमी कंडक्टर नीति वाला चौथा राज्य बन गया। इससे पहले कौन से राज्य हैं, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। यूपी किस स्थान पर आ गया है, चौथा राज्य बन गया है। यह नीति प्रदेश में सेमी कंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा, और ऐसा नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश जो है वो चौथा राज्य बन गया है। इसके बाद देखिए वर्ष 2023 में जो संपन्न हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसके माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हैं। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है, और लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4,000 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा और क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में भी निवेश किया जाएगा। अब देखिए 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात BDMAI इसके सहयोग से और इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अर्थात IDMA तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सफलतापूर्वक हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, उत्तर प्रदेश को फार्मा, दवा और चिकित्सा तकनीकी क्षेत्रों में निवेश के लिए आशाजनक केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना था। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते चलिए। अब देखिए हैदराबाद में आयोजित किया गया था विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, जिसमें उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए यहाँ पर एक लक्ष्य निर्धारित किया है उत्तर प्रदेश ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति है 2020 के अंतर्गत। अब ये लक्ष्य क्या है ये देख लीजिए, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का और राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य बनाया गया है। और देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि कितनी कर दी गई है, 15,000 रुपये से बढ़ाई गई है। अब कितनी कर दी गई है, 25,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये बजट किसान, महिला, बाल विकास और युवाओं पर केंद्रित है, तो अब बात करेंगे किसान की। किसान के लिए इस बजट में क्या है, तो वर्ष 2023 से 2024 में अक्टूबर 2023 तक की बात करें तो लगभग
37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष और महिला दोनों को 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देखेंगे तो 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया गया है। तो ये बात हो गई किसान की। लेकिन अब देखेंगे महिला और बाल विकास के लिए इस बजट में क्या है। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को कोष के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इससे 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। ये बात हो गई महिला एवं बाल विकास और किसान के बारे में जाना। अब देखिए युवाओं के लिए क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल और 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक अर्जित किया। अब देखिए श्रमिक कल्याण के बारे में कि योजना के नाम में परिवर्तन किया गया है। निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। किसको? जो कि निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना, इन सबको एक में मिलाया गया और इसको क्या बना दिया गया है, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। देखिए देश की जनसंख्या की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर जो कामगारों का पंजीकरण हुआ है ई श्रम पोर्टल पे, वो भी देखिए कितना ज़्यादा हुआ है, 8.32 करोड़ हुआ है। अब बात करते हैं वित्तीय समावेशन की। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ यूपी प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन हुए हैं। इसके साथ यूपी का इसमें स्थान दूसरा है। देखिए सब में प्रथम देखते आ रहे हैं, यहीं पे गलती कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितना क्या स्थान है, वो है द्वितीय स्थान। इसमें नामांकन कितने हुए हैं, 1.90 करोड़। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन हुए हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है यूपी का। अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को 63,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। तो अब देखते हैं औद्योगिक विकास के बारे में। तो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में अब 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता अगर देखी जाए, लीड्स 2023 रैंकिंग जिसे बोलते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है। अब बात करेंगे चिकित्सा क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 2014 में कितना था, 285 प्रति लाख से कम हुआ है। अब कितना हो गया है 2022 में, 167 प्रति लाख। अब देखिए शिशु मृत्यु दर पहले कितनी थी, 2014 में 48 प्रति हजार थी और अब कम होकर के कितनी हो गई है, 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ष 2017 की तुलना में अगर बात की जाए तो 2023 में जो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है अर्थात AES है, इसमें रोगियों की संख्या में देखेंगे 76% तथा मृत्यु दर में 98% की कमी आई है। और जापानी इंसेफेलाइटिस की अगर बात करें तो इसमें रोगियों की संख्या में 85% और जो मृत्यु हो रही है रोगियों की उसमें 96% की कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जो 75 जिले हैं टोटल, अभी बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि जिले कितने हैं यूपी में,
75 जिले हैं टोटल, जिसमें निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब ये डायलिसिस क्या होता है ये समझ लीजिए। जिनकी भी किडनी अर्थात वृक्क खराब हो जाते हैं या इन्फेक्शन हो जाता है तो किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई, उसका फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, तो वो आर्टिफिशियल तौर पे कराया जाता है डायलिसिस, अर्थात रक्त का शुद्धिकरण कराया जाता है, इसको बोलते हैं डायलिसिस। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। आईआईटी कानपुर में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। तो आपको ये चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धियां याद रखनी है। अब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ष 2016 के मुकाबले में वर्ष 2023 में डकैती के मामलों में 87%, लूट में 76%, हत्या में 43%, बलवा में 65%, फिरौती हेतु अपहरण में 73% की कमी देखी गई है। 3 महिला पीएसी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में स्थापित हैं। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 5 अन्य पीएसी बटालियन स्थापित किए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। कहाँ कहाँ पर हैं अभी ये देख लीजिए, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में हैं। और कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, और तो वो बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर हैं। ये 5 अन्य पीएसी बटालियन बनेगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की बात की जाए तो 6 वाहिनियां गठित की गई हैं। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाना संचालित है। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य में देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 952 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। और उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, ये याद रखना है। 35 राज्य सरकार और 30 निजी क्षेत्र के संचालित हैं। ये देख लिया। वर्तमान में 45 जिले मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं व 14 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अब देखेंगे आयुष विभाग को। तो आयुष विभाग में देखेंगे वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में इसका निर्माण कार्य पूरा किए जाने और जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2110 आयुर्वेदिक और 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथी चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथी कॉलेज और उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाना लक्षित किया गया है। नेक्स्ट है अवस्थापना और औद्योगिक विकास। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात बीडा का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फॉर्चून ग्लोबल 500, फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 इसकी घोषणा की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की अपनी तरह की एक पहली पहल है या फिर पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। और देखिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण हेतु 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। अब देखिए सिंचाई और जल संसाधन विभाग में क्या क्या हुआ है। तो वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी जो रोक थी उसको हटा दी गई है, जिससे करीब 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय में देखिए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि देखी गई है और हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स यथा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है तथा म्योरपुर सोनभद्र में है, सरसावा जो कि सहारनपुर में है। यहाँ पर एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है। ऊर्जा की बात करें तो विद्युत पारेषण प्रणाली की कुल क्षमता जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितनी थी 16,348 मेगावाट और वर्ष 2022-23 में बढ़कर कितनी हो गई 28,900 मेगावाट। इस लक्ष्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक बढ़कर कितना करना है 31,500 मेगावाट। देखिए जो लक्ष्य दिए गए हैं वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि करके देखते रहिए कि उत्तर प्रदेश में या फिर इंडिया की बात की जाए पूरे देश में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो 2023-24 तक बढ़ाकर कितना करना है 31,500 मेगावाट की क्षमता यहाँ पर बनानी है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना नियोजित किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत में देखिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थीं जो अब लगभग 2600 मेगावाट हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। अयोध्या और वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक लगभग 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। देखिए बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, कैसे याद करें, या फिर वीडियो बड़ा लग रहा है, बोर हो रहे हैं, तो देखिए देखना ही पड़ेगा, आपको पूरे फैक्ट्स देखने हैं। अभी आरओ का एग्जाम दिया था ना आपने देखा करंट अफेयर के कैसे प्रश्न पूछे गए। जीएस का पेपर आपने दिया होगा तो क्वेश्चन पैटर्न देख करके समझ गए होंगे कि छोटे छोटे वीडियो से या छोटे या थोड़े से ही कंटेंट पढ़ने से अब काम नहीं चलने वाला। तो डिटेल में जो वीडियो दिया जा रहा है इसके एक एक फैक्ट को देखिए। मुझे पता है एक बार में नहीं याद होगा, किसी को भी एक बार में नहीं याद हो सकता, तो एक दो बार वीडियो देखिए और थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करिए, क्योंकि अभी देखिए आरओ एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, दोबारा होगा। तो ये अब दोबारा होगा तो आपको यही बजट पढ़ना है इसके लिए, तो अभी भी वक्त है। ढंग से पूरा वीडियो एक बार देखिए, दोबारा फिर रिपीट कीजिए, फिर थोड़े थोड़े फैक्ट्स रिवाइज कर डालिए, याद कर डालिए। प्रश्न यहीं से पूछेंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अब प्रश्नों की प्रकृति आप देख रहे हैं आयोग कैसा पूछ रहा है, तो उन प्रश्नों के अनुसार अपनी तैयारी रखिए। अब नगर विकास में देखिए क्या क्या प्रस्तावित है। जैसे कि वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना, इसके तहत 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किए जाने हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60% अधिक है। उत्तर प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या और जल भराव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो पिछले वर्ष के सापेक्ष आप देखेंगे तो 63% अधिक है। अब कृषि की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल जो है कृषि का वो है 241.70 लाख हेक्टेयर, जिसमें से जो खेती की जाती है वो कितना है वो देख लीजिए 160.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है जहां पर खेती की जाती है। तो उत्तर प्रदेश बजट में वित्त वर्ष 2024-25 में 5.1% कृषि क्षेत्र की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मैंने बताया कि जहां पर भी कोई लक्ष्य रखा गया होगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। और कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। कौन कौन सी हैं? राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना की जा रही है। इन योजनाओं हेतु क्रमशः 200 करोड़ रुपए, तो 200 करोड़ रुपए किसे? राज्य कृषि विकास योजना।
फिर आप देखेंगे विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है और रेन गेज स्टेशन है, इनके लिए कितना कितना है 200 करोड़ और 60 करोड़ रुपए इनकी व्यवस्था की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिपराइच और मुंडेरवा में स्थापित 5000 TCD क्षमता की नई चीनी मिलों में 27 मेगावाट की बिजली उत्पादन संयंत्र तथा सल्फर लेस शुगर प्लांट की स्थापना भी की गई है। और देखिए महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कुशीनगर में स्थापना की जा रही है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मत्स्य क्षेत्र में देखिए क्या क्या हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की एक नई योजना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। खाद्य एवं रसद में देखेंगे तो रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो रखा गया है वो रखा गया है 2125 रुपये प्रति कुंटल। और खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जो MSP रखा गया है धान के लिए वो रखा गया है 2183 रुपये प्रति कुंटल। और ग्रेड A श्रेणी हेतु कितना रखा गया है 2203 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देखेंगे तो 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। अब देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए देखिए क्या क्या हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। और इसके लिए देखिए कितनी व्यवस्था की गई है तो 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो कि 2023 से संचालित है, इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमियों को दिए जाने की व्यवस्था की गई है। और देखिए निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश में 10 प्लेस पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए अगला उद्योग है हथकरघा और वस्त्रोद्योग। तो इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के तहत 400 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित भी किए गए हैं। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स और अपैरल योजना के अंतर्गत देखेंगे तो लखनऊ हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। और वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अर्थात निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। अब देखेंगे पर्यटन, वन और पर्यावरण में और श्रम में क्या क्या योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में प्रस्तावित किया गया है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना की गई है। अब देखिए वन और पर्यावरण में क्या क्या हुआ है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण कितना है ये याद कर लीजिए तो 9.23% है। और वर्ष 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण कितना किए जाने का लक्ष्य है तो 15%। जहाँ पर भी लक्ष्य आएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा याद करना। तो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में हरितिमा विस्तार हेतु प्रदेश में वृहद स्तर पर 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधारोपण का कार्य कराया गया। और वर्षा काल 2024 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। यहाँ पर भी लक्ष्य कितना है 35 करोड़ का है। और कितने पौधारोपण कराए गए 36.16 करोड़ पौधारोपण किए गए। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना हेतु आप देखेंगे 48.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अब देखिए श्रम क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। तो महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2022-23 में 32.10% हो गई है। और संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। तो कौन कौन सी योजनाओं को एकीकृत किया गया ये देख लीजिए। संत रविदास शिक्षा सहायता और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना इनको एकीकृत करके क्या बनाया गया संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल जो 2 बालिकाओं को स्वजाति विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये तथा अंतरजातीय प्रकरणों में आप देखेंगे 61,000 रुपये की रकम दिए जाने का प्रावधान
किया गया है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्वक और उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आप देखेंगे प्रत्येक मंडल में एक एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये बात हो गई श्रम क्षेत्र में बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए आज की लास्ट जो लिस्ट है इसमें सामाजिक और आर्थिक परिणाम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे सोशल आउटकम्स क्या रहे। तो PMAY के अंतर्गत निर्मित आवास देखेंगे 2017 में रहे 5.68 लाख, जो कि 2023 में निर्मित किए गए 47.82 लाख। ठीक है, ये आप देखेंगे डिफरेंसेस। अब इसमें देखेंगे आगे नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार किया गया HHS के तहत, जिसमें 2017 में आप देखेंगे 2% था, अभी 2023 में कितना हो गया 72.07%। इसी तरह महिला श्रम शक्ति की भागीदारी कितनी हो गई है 32.1% 2023 में, 2018 में कितनी थी 14.2%। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। फिर मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2017 में 17 थी, 2023 में कितनी हो गई है 73 हो गई है। पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, कितनी हुई है 32% की, पहले कितनी थी 2017 में 23.7 थी, अब कितनी हो गई है 32% हो गई है। अब देखिए अवसंरचना परिणाम क्या रहे, अर्थात इन्हें बोलते हैं फिजिकल आउटकम। तो फिजिकल आउटकम क्या क्या रहा, तो एक्सप्रेसवे की जो लंबाई थी किलोमीटर में बात की जाए तो 2017 में थी 491 किलोमीटर, लेकिन अब कितनी हो गई है तो 1314 किलोमीटर हो गई। अब इसमें देखिए मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई भी जोड़ ली गई है। तो 2017 में आप देखेंगे 9.3 किलोमीटर थी केवल 2 सिटी में, अभी 2023 में 108.4 किलोमीटर हो गई है, जो कि 5 सिटी में हो गई है। ठीक है, एयरपोर्ट्स की संख्या 2017 में 4 थी, अभी 2022 में देखेंगे 19 हो गई है। अब यूपी में विद्युत ऊर्जा की अवस्थापना क्षमता आप देखेंगे मेगावाट में, तो 2023 में हो गई 29,912 मेगावाट, 2017 में कितनी थी कंपेयर करके भी पूछा जाता है तो 23,662 थी, अब कितनी हो गई है 29,912 मेगावाट। तो यूपी बजट 2024-25 से रिलेटेड सारे फैक्ट्स इस वीडियो में कवर किए गए। एक एक फैक्ट को ध्यान से देखिए, वीडियो को रिपीट करके 2 से 4 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में सारे फैक्ट्स नहीं याद होते हैं। जैसा कि मैंने कहा अब एग्जाम का पैटर्न ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया गया और छोटे से कंटेंट से आपका काम हो जाएगा। पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज अब क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आपको क्या करना है वीडियो पूरा देखना है। क्या करके आप एक बार में देखिए, पहले सुनिए पूरा वीडियो, दूसरी बार में समझने की कोशिश कीजिए, तीसरी बार में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं और वीडियो के साथ तैयार कर सकते हैं। तरीका आपका अपना है, आप कैसे तैयार करना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर यूपी बजट यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। तो मिलती हूँ मैं ऐसे ही कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।